नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम के साथ। मेरे साथ मीनाक्षी कंडवाल स्टूडियो से ही मौजूद है, हमारी सहयोगी, और साथ ही नेहा आज अपने घर से मौजूद हैं। तो अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ होंगे और कोरोना से जुड़े, साथ ही लॉकडाउन से जुड़े तमाम अपडेट आपको हम बताएंगे। कोरोना संकट में बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में पहले मोर्चे पर डटे स्वास्थ्यकर्मी अब आ रहे हैं। मीनाक्षी, ये वाकई एक बहुत कंसर्न की बात। कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन के पालन को सबसे अहम माना जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इस लड़ाई को कामयाब बनाने वाले पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमण से नेहा जूझ रहे हैं। और इस बात का जिक्र लगातार देश के प्रधानमंत्री से लेकर जो बाकी मंत्री हैं उनके बयानों में भी ये कंसर्न दिखाई देता है। बिल्कुल, और क्योंकि ये लोग लगातार कांटेक्ट में रहते हैं संक्रमित लोगों के, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इनकी चिंता कौन करेगा। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पुलिस वाले हैं, लगातार अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। इनके संक्रमण की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, और लगातार इसी पर बात भी हो रही है। देखिए, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी चूंकि संकट में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब अगर अस्पताल बंद होने लग जाए तो ऐसे में आप समझिए कि मरीजों का क्या हाल होगा। क्योंकि कई अब अस्पताल हैं जहां पर स्वास्थ्यकर्मी जो है वो बीमार, कोरोना से संक्रमित होने लगे हैं, तो सैनिटाइजेशन के लिए अस्पतालों को बंद करना पड़ा है। ऐसे में जो मरीज हैं वो बेहद परेशान है। और तीसरी तस्वीर पर अगर आप नजर डालें तो घर लौटने के इंतजार में ये वो लोग हैं जो जहां तहां फंसे हुए हैं। इनमें प्रवासी भी शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में मौजूद थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से अपने घरों तक ये नहीं लौट पाए हैं। कोरोना महामारी से जंग में पहले मोर्चे पर तैनात हैं अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, लेकिन चिंता की बात यह है कि देश भर के अस्पतालों में संक्रमण की घुसपैठ हो रही है। जी मीनाक्षी। हालांकि देखिए श्वेता, इस बात का जब आप जिक्र कर रही हैं तो अस्पताल भी लगातार संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और सबसे खतरनाक वायरस डॉक्टर्स को भी अपना निशाना बना चुका है। आज कोलकाता में एक वरिष्ठ डॉक्टर कोरोना से जंग में जिंदगी लड़ाई हार गए। लेकिन नया इंटरेस्टिंग ये भी है कि कल जब आप ई एजेंडा में बात कर रही थी तो आपने ऐसे लोगों से भी बात की जो कोरोना की इस जंग से जीतकर वापस लौटे हैं और आज देश उनकी तरफ देख रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऐसे लोगों में अब जागरूकता भी आ रही है प्लाज्मा डोनेशन को लेकर, जो कि एक नई तकनीक है जिससे ये माना जा रहा है, अभी तक इस पर स्टडी चल रही है कि क्या इससे वाकई संक्रमण को ठीक किया जा सकता है, क्या इससे व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर अपने घर पहुंच सकता है। और ऐसी एक प्लाज्मा डोनर से मैंने बात की है, दिल्ली की पहली प्लाज्मा डोनर थी। इन्होंने अपनी स्वेच्छा से जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया और आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी राहत की किरण हो सकती है, प्लाज्मा डोनेशन जिसे कहा जाता है। और ऐसे और प्लाज्मा डोनर्स आगे बढ़ चढ़कर सामने आए ताकि इस संक्रमण से लड़ा जा सके। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अपना जीवन दांव पर लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इंसानों की जान बचाने में जुटे इन कर्मवीरों के लिए लड़ाई आसान नहीं है। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों पर एक साथ कोरोना वायरस की मार पड़ी है। जगजीवन राम अस्पताल, बाड़ा हिंदूराव अस्पताल और एम्स। कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटे इन तीनों अस्पतालों के कुछ स्वास्थ्यकर्मी खुद ही संक्रमण का शिकार हो गए। वायरस का सबसे ताजा हमला देश के सबसे बड़े और जाने माने अस्पताल एम्स पर हुआ है। एम्स में काम करने वाली एक नर्स में संक्रमण की पुष्टि। एम्स के कैंसर विभाग में काम करती थी नर्स। नर्स के 2 बच्चे भी कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना योद्धाओं का लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाना एक चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद अस्पताल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस नर्स ने पिछले 2 हफ्ते में अस्पताल के कई हिस्सों में काम किया है। ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन इस बात को पता कर रहा है कि ये नर्स किन किन लोगों के संपर्क में थी। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल पर तो इससे भी तगड़ी मार पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि अस्पताल पर ताला ही डालना पड़ गया। शनिवार को हिंदूराव अस्पताल में एक नर्स कोरोना संक्रमित पाई गई। नर्स पिछले 2 हफ्तों से अलग अलग जगहों पर ड्यूटी कर रही थी। इसके बाद अस्पताल को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया। अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है और नर्स से संपर्क में आने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है।
दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल को शनिवार देर शाम सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अंदर काम करने वाली एक नर्स में कुछ सिम्टम पाए गए। सिम्टम के बाद उनकी जांच की गई और जांच में पॉजिटिव आने के बाद पूरे हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं मेन गेट इस वक्त पूरी तरीके से बंद है, वहां पर गार्ड मौजूद हैं, दूसरी तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है और हॉस्पिटल के जितने भी गेट हैं सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और वहां पर गार्ड तैनात कर दिए गए हैं और कोई भी अगर पहुंच रहा है तो उन्हें दूर ही रोक दिया जा रहा है और वापस कर दिया जा रहा है। उधर जहांगीरपुरी इलाके के जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना संक्रमित स्टाफ की तादाद 44 हो चुकी है। इसमें कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं। इस अस्पताल में मरीज लाने की ड्यूटी पर तैनात कैट का एक कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुका है। आंकड़ों से साफ है कि ये मुश्किल जंग अगर जीतना है तो हमें सबसे पहले अपने योद्धाओं को सुरक्षित करना होगा। हिमांशु मिश्रा और अनुज मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। नेहा और मीनाक्षी, ये बात बिल्कुल सच है कि देखिए कोरोना की इस जंग में पूरे विश्व की भी अगर हम बात करें तो फ्रंट लाइन पर अगर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दांव लगाकर जिंदगी की कोई काम कर रहा है तो वो हमारे स्वास्थ्यकर्मी है, हमारे डॉक्टर्स है जो हमारी जान बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। नेहा, बिल्कुल श्वेता, सही कहा आपने। और ऐसे एक डॉक्टर से कल भी मैंने बात करी थी, वो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। लखनऊ से एक ऐसी खबर आई है जहां पर एक डॉक्टर संक्रमण के बाद ठीक हुए हैं और सबसे बड़ी बात उनके साथ ये रही कि उन्होंने अब अपने प्लाज्मा को डोनेट किया है। यानी कि वो चाहते हैं कि जिस संक्रमण से वो बाहर निकल आए हैं ऐसे ही कई सारे और भी लोग हों जो उनके प्लाज्मा के जरिए अब ठीक हो सके, संक्रमण से बाहर निकल सके। बहुत ही अच्छी नजीर उन्होंने पेश की है और नया इससे लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। देखिए केजीएमयू के भी कुछ और मरीजों ने डॉक्टर तौसीफ के बाद अपना प्लाज्मा दान किया है ताकि दूसरे मरीजों की जिंदगी बच सके। कोरोना से जंग में जुटे डॉक्टरों की जिंदा दिली की मिसाल है लखनऊ के डॉक्टर तौसीफ। मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना की चपेट में आए और इलाज के बाद स्वस्थ होकर डॉक्टर तौसीफ ने 14 दिन का होम क्वारंटीन किया और फिर ड्यूटी पर आ गए। डॉक्टर तौसीफ ने इस जंग में आज एक और बड़ा योगदान दिया। उन्होंने आज कोरोना के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा दान किया। सभी उन लोगों से अपील करता हूं जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। प्लाज्मा डोनेशन से हम ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं जो जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं और ये एक इजी प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं होता है। डॉक्टर तौसीफ दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं और उनके इलाज से स्वस्थ होने वाले एक मरीज भी इसके लिए आगे आ रहे हैं। ये कोरोना के कर्मवीरों की शहादत है जो दूसरों की जान बचाने में अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए। कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विप्लव कांति दास गुप्ता 18 अप्रैल से कोरोना की जंग लड़ रहे थे। आज उन्होंने सॉल्ट लेक AMRI अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी पत्नी का इसी अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ अरिंदम भट्टाचार्य, कोलकाता आज तक। तो कोरोना के फ्रंट लाइनर्स जो योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स, उसमें अगर सबसे पहले डॉक्टर्स हैं तो नेहा और मीनाक्षी, दूसरे मोर्चे की अगर हम बात करें तो इसमें पुलिस वाले तैनात हैं सेकेंड लाइन में। और लॉकडाउन लागू कराने के लिए किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, हॉटस्पॉट की पहरेदारी किस तरह से ये कर रहे हैं, कई जगह लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं इनके ऊपर, कई जगह बाताबाती नेहा कर रहे हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है और बहुत उसके बावजूद मुस्तैदी से ये लड़ रहे हैं।
और इस बात का जिक्र यहाँ पर श्वेता और मीनाक्षी आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने भी किया। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना ही इन पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं रह गया। ये लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, यही नहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कई तरीके से इनकी ड्यूटी बदल गई, उसके बावजूद हम इन पर पत्थर बरसा रहे हैं। इनकी सराहना करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे फ्रंट एंड वॉरियर्स को भी कोरोना संक्रमण हो रहा है और ये पुलिस वाले और ये तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने वाले लोग हैं उनको हमें सलाम करना चाहिए, उनके जज्बे को हमें सराहना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच आज कोरोना की चपेट में आए मुंबई के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, तो वहीं धारावी में 2 और पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन अगर सबसे बड़ा हथियार है तो इसे लागू करने वाले पुलिसकर्मियों का काम भी बेहद चुनौती वाला है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में पुलिस वाले जान हथेली पर रखकर इस जंग में जुटे हैं। मुंबई में कोरोना की चपेट में आए एक और पुलिसकर्मी की आज मौत हो गई। 52 साल के हेड कांस्टेबल संदीप सुर्वे का निधन। मुंबई में 2 दिन में 2 पुलिसकर्मियों ने गंवाई जान। धारावी में 2 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में। धारावी में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है। यहां तैनात एक हेड कांस्टेबल और एक पुलिस इंस्पेक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। धारावी में कोरोना पर काबू पाने के लिए कई स्तर पर बैरिकेडिंग की गई और पुलिस वाले लगातार खतरा उठाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना पॉझिटिव्ह मिळून आलेला आहे। पूरे देश में महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं और अब यहाँ 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी कोरोना के शिकार बन चुके हैं। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है। दिल्ली पुलिस के जवान को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हरियाणा के दादरी महिला थाने में हड़कंप मच गया है। यहाँ के एसएचओ सहित 9 पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग और सैंपल लेने के बाद क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। भिवानी निवासी दिल्ली पुलिस का जवान 2 दिन पहले दादरी महिला थाने में तैनात अपने रिश्तेदार से मिलने आया था। दिल्ली में इस जवान का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद ही आज दादरी थाने के 9 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। चरखी दादरी से अनिल सिहाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और खुद जान की बाजी लगाने वाले कोरोना के कर्मवीरों का हौसला काफी बुलंद है। वो न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं बल्कि वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको लेकर पुलिस का कह ले कि एक तरह से पुलिस की जो अब तक छवि रही है वो बदली बदली से नजर आ रही है। नेहा, बिल्कुल श्वेता, और इसी जज्बे की हम बात कर रहे थे कि अफसोस मनाने को तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लंबे ड्यूटी आवर्स हैं, कई बार खाने को नहीं मिलता है, कई बार सड़क पर ही या फिर अपनी पुलिस वैन में ही सो जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में भी सकारात्मक सोच रखना और एक गाने का इजाद करना, ये बहुत बड़ी बात है। जीतेगा इंडिया, ये है इस गाने के बोल, आप भी सुनिए। सब पाएंगे, फिर मिलके सब गाएंगे, फिर से सपनों को अपने हम सच कर दिखलाएंगे। जागा है इंडिया, जीतेगा इंडिया, जागा है इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। वाकई इनके हौसले और जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं और आप सबको भी करना चाहिए। लेकिन इस लॉकडाउन में देखिए बहुत तरह की बातें हुई हैं नेहा, मीनाक्षी। अब एकदम से लॉकडाउन हुआ तो जो जहां था वहीं पर फंस गया। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ परेशानियां सामने आई छात्रों की, उन छात्रों की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए गए थे, जो कोटा में रह रहे थे। और आप लोगों को भी पता है कि कोटा में 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में वहां पे स्टूडेंट्स नेहा पढ़ते हैं। रमजान का महीना शुरू हो चुका है और कोरोना संकट में फंसे छात्रों को घर जाने का मौका मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले छात्र बेहद खुश हैं। लॉकडाउन के बाद कोटा में फंसे इन छात्रों के लिए ये खुशी ईद से कम नहीं।
अभी हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे, लेकिन रमज़ान आज आया तो आज हम लॉकडाउन में कहा उनको कि हमें अरेंजमेंट चाहिए, फूड आइटम्स चाहिए, जिससे रमज़ान में हम इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम करें। उन्होंने मेरा बात सुना और हमारी मदद की और हमें खाना पहुँचा दिया। 14 बसों में करीब 376 छात्र घर लौट रही हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से इनके लिए खाने पीने का सामान दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अलावा कई दूसरे राज्य की सरकारें भी कोटा में फंसे छात्रों को वापस ले जा रही हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई गई बसों से 28 छात्र छात्राएं और 3 अभिभावक पलवल पहुंचे। इन्हें पलवल के एडवांस कॉलेज और श्री राम कॉलेज में क्वारंटीन पर रखा गया और इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें होम क्वारंटीन पर भेज दिया जाएगा। इधर दिल्ली के छात्रों की तरफ से भी ये मांग उठने लगी है कि कोटा से उन्हें वापस लाया जाए। छात्राओं ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो दिल्ली सरकार से निवेदन कर रही हैं कि उन्हें घर बुलाने का इंतजाम किया जाए। तो सब स्टेट्स अपने बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने में पूरी जुटे हुए हैं। प्लीज हमारी भी हेल्प कर दीजिए, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार, केजरीवाल जी, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। परिवार के लोग भी यही चाहते हैं कि संकट के वक्त उनके बच्चे पास आ जाएं। मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि वो भी सभी दिल्ली के बच्चों को लेकर आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे हमारे बच्चों को वहां से लाने में मदद करें। कोटा में बिहार के रहने वाले भी हजारों छात्र हैं। कोटा से वापसी को लेकर इन छात्रों ने अनशन भी किया था, लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। आज तक ब्यूरो। और लॉकडाउन का दूसरा चरण भी अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन नेहा, मीनाक्षी, अब भी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जहां पर लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार अपने घरों से उनको निकलना ही है। इंदौर की ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर फर्राटा भरती हुई एक बड़ी सी अपनी कार लेकर नवाबजादा निकले और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, नेहा? बिल्कुल, और देश भर से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं और यहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट शब्दों में इसीलिए शायद कहा है, श्वेता और मीनाक्षी, कि अभी फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील की संभावना नहीं है। अगला फैसला लॉकडाउन को लेकर बाद में इसके लिए घोषणा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन की स्थिति है तब लोग इसे नहीं मान रहे। मान लीजिए ढील दे दी जाए तब लोग क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, और तस्वीरें भी हम देखिए लगातार इंदौर से इस युवक की दिखा रहे हैं जो बिल्कुल अपनी लग्जरी कार में निकला घर से बाहर। और देखिए लॉकडाउन तो तोड़ा ही, लेकिन ना मास्क पहना था, कोई वजह नहीं थी इसके पास बाहर निकलने की। कर्फ्यू पास जब मांगा पुलिस ने तो वो भी नहीं था। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की गिरफ्तारी का पूरे देश को इंतजार है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने जो डॉजियर तैयार किया है वो आज तक के हाथ लगाए। श्वेता, बिल्कुल, और एक तरह से कहें तो दिल्ली पुलिस के हाथों तैयार हुई मौलाना की जन्म कुंडली हमारे पास है, जिसमें उसके सारे पते, ठिकाने, बेटों, समधी यानी कि तमाम वारिसों और राजदारों के नाम उसमें दर्ज है। नेहा, बिल्कुल, और श्वेता, यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात है कि इतना सब कुछ मौलाना साद के बारे में पता हो चुका है, फिर भी अब तक लुका छुपी का खेल चल रहा है मौलाना साद और पुलिस के बीच। कई सारी जगहों पर उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बड़ा सवाल अब तक यही बना हुआ है कि मौलाना साद आखिर है तो है कहां? मिल गई मरकज के मौलाना की जन्म कुंडली। दिल्ली पुलिस के हाथ आए मौलाना के सारे राज। आज तक पर दिल्ली पुलिस का मौलाना वाला डॉजियर। मरकज का मौलाना साद कहां है, क्या करता है, कैसे करता है और किसकी मदद से करता है, ये सारी बातें अभी तक अटकलों और कयासों के दायरे में थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सारे सवालों के जवाब मौलाना साद के नाम की एक फाइल में दर्ज कर रखा है और यह फाइल अब आज तक के पास भी है। मौलाना पर तैयार हुई दिल्ली पुलिस की उसी फाइल का यह अहम पन्ना मौलाना साद की जन्म कुंडली है। मौलाना साद की ऑफिशियल जन्म कुंडली पहली बार आज तक के दर्शकों के सामने है। दिल्ली पुलिस की फाइल के इस कागज पर सबसे पहले मौलाना की उम्र, पता, ठिकाना और पद का नाम दर्ज है। मौलाना साद पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं मरकज की फंडिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है। इन सब के बीच आज तक के हाथ वो डोजियर लगा है जिसमें मौलाना साद के एक एक राजदार का नाम लिखा है। इस डोजियर में
उस पते का भी जिक्र किया गया है जहां मौलाना साद छुपा हुआ है। इसके अलावा इस डोजियर में जितने भी नाम हैं उन सब से क्राइम ब्रांच जल्द ही पूछताछ करेगी। 50 साल के मौलाना साद के 2 ठिकाने हैं, एक तो यूपी के शामली का पैतृक घर और दूसरा दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की इमारत जिसे कोरोना की फैक्ट्री बना दिया गया था। मौलाना अब ये जगह छोड़ चुका है। हालांकि मौलाना की दिल्ली के जाकिर नगर में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन एक शक ये भी बनता है कि मरकज से भागकर मौलाना अपने पैतृक घर शामली में छिपा बैठा हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम कल मौलाना की तलाश में शामली भी पहुंची थी, लेकिन खाली हाथ लौटी। पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना कांधला पर आई थी। वहां से कांधला पुलिस की एक टीम को साथ लेकर वो कांधला कस्बा में स्थित मौलाना साद के पुश्तैनी फार्म हाउस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मौजूद लोग मिले उनसे पूछताछ की, उनसे जानकारी प्राप्त की तथा कई कमरों की वहां पर फार्म हाउस में तलाशी ली और अच्छे से जांच पड़ताल की। करीब 1.5 से 2 घंटे टीम फार्म हाउस पे मौजूद रही। उसके बाद वो लोग दिल्ली वापस लौट गए। मौलाना की जन्म कुंडली के दूसरे हिस्से पर नजर डालें, इनमें उसके 3 बेटों का जिक्र है। करीब 35 साल का यूसुफ, करीब 26 साल का सईद और करीब 24 साल का इलियास। कानूनी तौर पर ये तीनों मौलाना के उत्तराधिकारी हैं और तीनों के ठिकाने मौलाना की तरह शामली और दिल्ली के मरकज में दर्ज हैं। लेकिन पिता की ही तरह इन तीनों का ठिकाना भी फिलहाल कुछ और हो गया है। आज तक ने चंद रोज पहले मौलाना के इन्हीं बेटों में से एक से संपर्क करके मौलाना को कोरोना संक्रमण की खबर को लेकर जानकारी भी ली थी। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे हैं अभी मौलाना साद साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब दिल्ली पुलिस की इस खास फाइल का सबसे अहम हिस्सा मौलाना के रिश्तेदार अब्दुल रहीम का ठिकाना। अब्दुल रहीम मौलाना साद का समधी है और दिल्ली के ही जाकिर नगर में 6 मंजिला इमारत में रहता है। माना जा रहा है कि मौलाना साद, उसके बेटे भी आजकल इसी इमारत में मेहमान बने हुए हैं। लेकिन पहले इंटरव्यू में मौलाना साद से आज तक ने जब सवाल किया कि उसका ठिकाना कहाँ है, तो साद ने ये गोलमोल जवाब देकर बात टालने की कोशिश की कि एजेंसियों को उसका ठिकाना मालूम है। मौलाना साद ने आज तक को दिए अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उसने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है और इसकी रिपोर्ट आज ही आने वाली है। जाहिर है मौलाना के ठिकानों पर नजर गड़ाए बैठी दिल्ली पुलिस को भी इस रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे पॉजिटिव या निगेटिव आने से ही तय होगा कि पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की गिरफ्तारी का पूरे देश को इंतजार है। जी हाँ, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने जो डोजियर तैयार किया वो आज तक के हाथ लगा है। एक तरह से कहें तो दिल्ली पुलिस के हाथों तैयार हुई मौलाना की जन्म कुंडली हमारे पास मौजूद है। उसमें उसके सारे पते हैं, ठिकाने हैं, बेटों, समधी, वारिसों और राजदारों के नाम भी इसमें दर्ज है। नेहा बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार वो ये कि रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। संक्रमित है या नहीं मौलाना पता नहीं, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अगर मौलाना संक्रमित है तो उसी हिसाब से पुलिस एक्शन लेगी। और मौलाना साद अपनी रिपोर्ट के बारे में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस तरह से वो गिरफ्तारी से बच सकेंगे। क्या कोरोना ही मौलाना का सबसे बड़ा हथियार है? पुलिस से बचने के लिए मौलाना ने वायरस को बनाया हथियार। अगर बेगुनाह है तो छिपकर क्यों बैठा है साद? आखिर क्या वजह है कि मौलाना साद के कोरोना टेस्ट को लेकर इतना भ्रम बना हुआ है? आखिर क्या वजह है कि मौलाना की कोरोना रिपोर्ट का अब तक अता पता नहीं है? आखिर क्या वजह है कि मौलाना साद ने कोरोना टेस्ट कहां करवाया, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। जनता कर्फ्यू के बाद से ही मौलाना साद आइसोलेशन में चला गया था। मौलाना साद 28 दिनों से ज्यादा खुद को क्वारंटीन कर चुका है। मौलाना के मुताबिक वो खुद का कोरोना टेस्ट भी करवा चुका है, लेकिन मौलाना की टेस्ट रिपोर्ट का अभी तक अता पता नहीं है। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौलाना साद ने दावा किया था कि क्राइम ब्रांच के कहने पर उसने कोरोना का टेस्ट कराया है।
लेकिन आज तक को क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया है कि अब तक मौलाना साद की कोई भी रिपोर्ट उनके हाथ नहीं लगी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना के बहाने मौलाना साद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच से बच तो नहीं रहा है? हालात तो यही इशारा कर रहे हैं कि मौलाना को कोरोना है या नहीं, इस भ्रम से सबसे ज्यादा फायदा खुद मौलाना को ही है, क्योंकि जब तक ये सवाल बना रहेगा तब तक दिल्ली पुलिस उस पर हाथ डालने से बचेगी और मौलाना को खुद को बचाने की तैयारी का वक्त मिलता रहेगा। वैसे मौलाना की ये गिरगिटनुमा फितरत पहले ही जाहिर हो चुकी है। मरकज में जमा किए हुए हजारों बीमार जमातियों को जब वो ये पैगाम दे रहा था कि मस्जिद में होने वाली मौत से बेहतर कुछ नहीं। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। लेकिन मरकज में जब वायरस के विस्फोट शुरू हुए और इन धमाकों से पूरा देश दहलने लगा तो खुद के गले में फंसता कानून का शिकंजा देखकर मौलाना साद जमात के लोगों को सरकार के निर्देशों का पालन करने की नसीहत देने लगा। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। और तो और मौलाना साद मरकज के अंदर की अपनी करतूतों से साफ साफ मुकर भी गया। ईमेल से लिए इंटरव्यू में जब आज तक ने मौलाना साद से सवाल पूछा कि उसने कोरोना के नाम पर लॉकडाउन पालन नहीं करने के लिए मुस्लिमों को उकसाया, तो मौलाना ने झूठी सफाई में कहा कि उसने न तो किसी को उकसाया न कभी ये कहा कि मुस्लिम कोरोना से प्रभावित नहीं हो सकते। मौलाना पर मरकज के नाम पर हवाला के जरिए फंड जुटाने का भी आरोप है। ईडी ने इसे लेकर मामला भी दर्ज किया है, लेकिन मौलाना ये कहकर बचना चाह रहा है कि उसे ईडी से कोई चिट्ठी ही नहीं मिली। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ जंग में इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है और कोरोना को मात देने वाले मरीज कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ही अब जीवन दान भी साबित हो सकते हैं। श्वेता, बिल्कुल, हमारे साथ डोनर भी जुड़ रहे हैं जिन्होंने प्लाज्मा दिया है। अनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। अनुज, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर किस तरह से ये डोनेट किया जाता है, क्या इससे मरीज को जिसने डोनेट किया है उसे किसी तरह की परेशानी, उसे किसी तरह की कमजोरी तो नहीं आ जाती है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आप क्या सबसे पहले दर्शकों को कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक जब शुरू में सुई लगती है उस समय पता लगता है। 45 मिनट में ये 500 ml प्लाज्मा लेते हैं तो लगभग 4 चक्र में ये चला जाता है और बड़ा आसान है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अनुज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग ठीक हो गए हैं और जो मदद कर सकते हैं वो आगे आए, डरे नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जिस समय आपने ये फैसला लिया किसी तरह का कोई रेस्ट्रेन आपको आसपास या अपने फैमिली की तरफ से मिला है? सब लोग सपोर्टिव थे क्योंकि आपका एक एक शब्द आज लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये निर्णय मेरी वाइफ ने लिया। एक्चुअली 25 अप्रैल को हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है, उनको लगा कुछ करना है, तो उनको जब डॉक्टर मीनू वाजपेयी जी का फोन आया कि हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं और हमें कुछ डोनर्स चाहिए तो आप सामने आए, तो मेरी वाइफ ने निर्णय लिया और उसके कहने से ही मैं आगे आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा, आप सवाल लेना चाहेंगी? अनुज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जी बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि ये अब फैसला अनुज ने लिया, उनकी पत्नी ने उनका साथ भी दिया, ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी परिवार वाले होते हैं जो कई बार सपोर्टिव नहीं होते, इस चीज़ को लेकर मन में कई तरह के सवाल होते हैं, शंका होती है। अनुज, आपके मन में भी सवाल थे इसी तरीके के कि अगर मैं प्लाज्मा डोनेट करता हूं, या फिर आप पॉजिटिव थे कि मेरे प्लाज्मा डोनेट करने से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है? देखिए, हर आदमी के अंदर एक ज्वाला होती है, उसको याद कराना होता है कि आपके अंदर क्या शक्ति है। अगर कोई काउंसलिंग करता है और बोलता है कि आपको अच्छे काम में आगे आना है तो सब लोग आगे आते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको कितना किस तरीके से डील कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन आते हैं कोरोना पेशेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो आमतौर पर कोरोना पेशेंट इतने फोन उठाता नहीं है। मैं भी कहीं फोन नहीं उठाता हूँ, मेरी वाइफ फोन लेती हैं, तो उन्होंने इसी को आगे बढ़ाया। तो
तो मुझे लगता है कि अगर ढंग से काउंसलिंग होगी तो सब लोग आगे आएंगे और इससे काफी लोगों की जान बचेगी। अनुज, बहुत अच्छी बात आपने कही है और एंड आई एम श्योर कि जितने लोग अभी आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर वो भी ऐसी मदद के लिए आगे आ सकते हैं तो जरूर उनको प्रेरित होना चाहिए। एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, डॉक्टर्स ने आपको क्या एडवाइस किया था कि जब आप ठीक होकर घर लौटे उसके कितने समय के बाद प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आपको कॉल आया, या कितना टाइम पीरियड बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप भी रिकवर कर रहे हैं उस टाइम पर? देखिए, जब किसी को कोरोना होता है तो मुझे लगता है कि 7-8 दिन के अंदर वो अपने आप ठीक हो जाता है, अगर वो माइनर है तो। हम लोग ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत कम सिम्टम्स से खांसी थी, या मेरी वाइफ को खुशबू नहीं आती थी खाना बनाते हुए, तो जब हमने टेस्ट कराया तो 7वें-8वें दिन तक हमारा जो पहला टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुका था, और मुझे लगता है कि उसके बाद दूसरा टेस्ट जब नेगेटिव आया तो कोरोना जा चुका था। पर तब भी एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन की बात करते हैं, तो हमें लगभग अगले टेस्ट के बाद 14 दिन हो चुके थे और बॉडी की इम्यूनिटी पावर इतनी थी कि जिसकी वजह से किसी को फायदा होता। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप खुद एक योद्धा हैं, आप तो खुद एक जंग जीत करके आए हैं, इसलिए आप कईयों के लिए मिसाल बन सकते हैं। अनुज, तबरेज हमारे साथ जुड़े हैं, तबरेज खान हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी एक प्लाज्मा डोनर हैं। तबरेज, आपसे हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सच में अगर कहिए तो आप लोगों की बहुत जरूरत है। बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री आकर यही कह रहे हैं कि जो लोग भी प्लाज्मा डोनेट इस वक्त कर सकते हैं वो प्लीज करें, क्योंकि अभी हजारों लोगों की जान बच सकती है इससे। क्या कहेंगे आप, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? हेलो जी तबरेज। हाँ मैडम, जब मैंने अरविंद केजरीवाल जी को देखा और उनकी न्यूज मैंने सुनी कि भाई आप प्लाज्मा देके कई लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ILPS जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से मेरे पास अमिता जी का कॉल आया और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ कि आज मेरा प्लाज्मा मेरे देश के किसी भाई के काम आएगा। तो मैं तुरंत तैयार हो गया अपना प्लाज्मा देने के लिए। और देखिएगा, मैं तो हुआ मेरी जो मदर हैं वो 65 प्लस की हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव थी, नेगेटिव हैं, वो भी प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं कि भाई मैं भी अपना प्लाज्मा दूंगी और अपने देशवासियों के काम आऊंगी। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में मुझे लगता है कि आपके मुंह से निकली हुई हर एक बात या आपकी माता के मुंह से निकली हुई हर एक बात जो है वो दुआ बन के कबूल होगी हर किसी से। नेहा, अगर आप तबरेज से कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए। मैं तबरेज से ये जानना चाहूंगी कि तबरेज, आपने स्वेच्छा से ये फैसला लिया प्लाज्मा डोनेशन का, या फिर आपको डॉक्टर का कॉल आया था? और जब ये कॉल आया तब उसके बाद जब आप अस्पताल पहुंचे वहां पर किस तरीके से आपने ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो अगर आप हमें थोड़ा बहुत समझा सके, क्योंकि आपकी तो ये आंखों देखी है और आपके जरिए लोग समझना चाहेंगे दरअसल इसमें कितना समय लगता है और क्या कुछ होता है इस प्रोसेस में। मैडम, ये जो डिसीजन था मेरा स्वेच्छा से था, मैंने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया था और इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। इसके अंदर जो टाइम था तकरीबन 35 मिनट लगे थे। 1 घंटे तक हमारा जो 1 घंटे के अंदर हमारा ब्लड टेस्ट हुआ था। जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट आने के बाद में फिर 35 मिनट लगे हमारे प्लाज्मा थेरेपी के अंदर। इसमें क्या होता है कि हमारा प्लाज्मा ब्लड दिया जाता है, 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। बिल्कुल। तबरेज और अनुज, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है मीनाक्षी और नेहा कि ये जो इंटरव्यू अभी अभी हुआ है इन दोनों को सुनने के बाद, प्लाज्मा डोनर्स को सुनने के बाद निश्चित तौर पर और भी लोग सामने आएंगे और कई लोगों की मदद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।